हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम पॉइंट विद परी MCQ एंड जीके। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्राचीन भारत के 4 महत्वपूर्ण वंश के बारे में जानकारी, जिसमें से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो वो 4 वंश कौन थे? हर्यक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और गुप्त वंश। ठीक है, चारों के बारे में हम डिटेल जानकारी देखेंगे। उसके बाद हम इनसे रिलेटेड जो एग्ज़ाम में के पेपर में क्वेश्चन जो देखने को मिले हैं अलग अलग एग्ज़ाम के पेपर में, इस टॉपिक के रिलेटेड वो हम 20 क्वेश्चन भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हर्यक वंश। हर्यक वंश क्या है देखते हैं। प्राचीन भारत के मगध क्षेत्र का पहला शक्तिशाली राजवंश माना जाता है। तो पहला शक्तिशाली राजवंश कौन माना जाता है? हर्यक वंश। इस वंश का शासन कब चला था? तो 544 ईसा पूर्व से 413 ईसा पूर्व तक रहा था। इस हर्यक वंश की राजधानी कहाँ थी? राजगीर, जो कहाँ है? बिहार, पटना में। पहले इसको राजगीर बोला जाता, अब राजगीर बोला जाता है। ठीक है, चलिए। और हर्यक वंश के प्रमुख शासक कौन कौन से थे? तो बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। ये तीनों, मतलब देखिए, बिंबिसार, उसका पुत्र अजातशत्रु और उसका पुत्र उदयन। इसलिए अब डिटेल में देखेंगे तो बिंबिसार कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? बिंबिसार को। इसका शासनकाल कब से कब तक चला था? 544 से 492 ईसा पूर्व। राजधानी राजगृह थी। बिंबिसार ने विवाह किया, ठीक है, और विवाह कर करके जिस मतलब राजकुमारियों से विवाह किया, वहाँ से कुछ मिले, कुछ राज्य मिले। इस तरह उन्होंने राज्य का विस्तार किया। उसने अंग राज्य को जीतकर मगध में मिला लिया। ठीक है, और वह गौतम बुद्ध के समकालीन था। बौद्ध धर्म का समर्थन भी करता था। कौन? बिंबिसार। यहाँ से कौन से क्वेश्चन बनेंगे कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। राजधानी कहाँ थी? राजगृह। ठीक है, और इसने अंग राज्य को जीत कर क्या किया था? मगध में मिलाया था। नेक्स्ट, बिंबिसार का हमने देखा ना आप आगे कि शादी किया था और राजकुमारी जब, तो उसके साथ शादी के साथ साथ कुछ राज्य भी मिलते थे। तो चलिए देखते हैं कैसे। 3 शादियाँ की थी इन्होंने, एक कौशल देवी से। इस विवाह के साथ बिंबिसार को क्या मिला था? काशी क्षेत्र दहेज में मिला था। दूसरी रानी थी चेलना, उनको चेता या वैदेही भी कहा जाता है। वे चेतक की पुत्री थी। और तीसरी रानी थी क्षेमा, वे मध्य देश जो पंजाब के हैं, वहाँ पंजाब में है, वहाँ की राजकुमारी थी। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है आपको? बौद्ध धर्म में। और इन विवाहों से क्या हुआ? इनकी राजनीतिक जो शक्ति है वो बढ़ी। सेकंड है अजातशत्रु, ये बिंबिसार के पुत्र हैं। चलिए देखते हैं, इसमें से भी क्वेश्चन आता है। बिंबिसार के पुत्र हैं। अपने पिता को इन्होंने क्या किया था? बंदी बनाकर सत्ता प्राप्त किया था। सोचिए, लोग राज सिंहासन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। शासनकाल इनका कब से कब तक चला था? 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व। इन्होंने बज्जी संघ को हराया था और बुद्ध के समय इनका शासक था। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में ही हुई थी। कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी फ्रेंड्स? कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरा, हम आपको बताएंगे। पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, सॉरी, पाटलिपुत्र में नहीं हुई थी। थर्ड है उदयन। ठीक है, उदयन क्या था? ये अजातशत्रु का पुत्र था। अब जैसा बाप ने किया वैसे बेटे ने फिर से किया। इन्होंने क्या किया? इसने क्या किया था? अजातशत्रु को बंदी बना। राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थान किया। पाटलिपुत्र आगे चलकर बहुत बड़ा क्या बना? राजनीति का केंद्र। पाटलिपुत्र किसे बोलते हैं? पटना को बोलते हैं। जो वर्तमान में बिहार में पटना है, उसको पहले पाटलिपुत्र बोलते थे। उदयन के बाद क्या हुआ? कमजोर शासक आए। अंत में हर्यक वंश का अंत हुआ और शिशुनाग वंश ने सत्ता संभाल ली। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा बीच में शिशुनाग वंश भी देख लेते हैं, क्योंकि बाई चांस एक क्वेश्चन आ भी गया कि हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आया, तो शिशुनाग वंश। आप डायरेक्ट ऐसा नहीं लिख सकते कि नंद वंश आया, नहीं, शिशुनाग वंश आया, उसके बाद नंद वंश आया। तो शिशुनाग वंश का शासनकाल कब से कब? 413 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, और इसकी स्थापना शिशुनाग ने की थी। इसकी राजधानी पहले राजगृह यानी राजगीर में थी, बाद में क्या कर दिया? पाटलिपुत्र यानी पटना में, जो वर्तमान में क्या है? पटना। और शिशुनाग का पुत्र था क्या? कालाशोक। ठीक है, और इसके शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, पहली अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरी कालाशोक के शासनकाल में।
चलिए, कालासुक के बाद में महापद्म नंद ने क्या किया था, शिशुनाग वंश को समाप्त करके नंद वंश की स्थापना की। तो अब हम देखेंगे नंद वंश के बारे में। तो नंद वंश क्या है, प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राज था, ठीक है। और इसकी जो शासन थी कब से कब तक चला था, 345 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व तक। नंद वंश के शासक कौन, संस्थापक कौन थे, महापद्म नंद। इनको सर्वक्ष तांत्रक भी कहा जाता है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। लेकिन ऐसा कहा क्यों जाता है, क्योंकि इन्होंने कई क्षत्रिय राजाओं को हराया था। राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र। नंद वंश के प्रमुख दो शासक थे, महापद्म नंद और घनानंद, ठीक है। धनानंद, तो नंद वंश की विशेषताएं देखेंगे तो इनके पास विशाल सेना थी, ठीक है। अब सेना में देखिए 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ और 3,000 हाथी। इससे आप समझ सकते हैं कि उनकी सेना कितनी बड़ी थी। ये अब थोड़ा इम्पोर्टेंट जानकारी देखिए जो एग्जाम में आ सकता है। नंद वंश पहला ऐसा राजवंश माना जाता है जिसने उत्तर भारत पर अपना प्रभाव स्थापित किया था, ठीक है। और ये क्या शूद्र मूल राजवंश माना जाता था। नंदों के पास क्या थी, अपार संपत्ति थी। सिकंदर के सैनिक, ये खास याद रखिएगा, नंदों की विशाल सेना से डर गई थी। सिकंदर सोचिए कितना शक्तिशाली था, वो भी डर गया था। नंद वंश का पतन कैसे हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। उनकी सहायता किसने की थी, चाणक्य। चाणक्य कौन है बताइए, अर्थशास्त्र किसने लिखा है, कौटिल्य। लगभग 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो अब हम देखेंगे क्या, मौर्य वंश के बारे में। सीक्वेंस में याद रखना है, पहले हमने हर्यक वंश देखा, उसमें क्या देखा, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन, ठीक है, जिसने पटना की स्थापना की। उसके बाद हमने देखा शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश में क्या देखा, कालाशोक, ठीक है, शिशुनाग और कालाशोक। अब उसको पतन किसने किया, मौर्य वंश ने। तो अब हम मौर्य वंश के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो मौर्य वंश प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली और विशाल साम्राज्य था। इसकी स्थापना कब हुई थी, 322 ईसा पूर्व में हुई थी। ईस्वी सन भी आपको याद रखना है, मिलान में पूछता है, ठीक है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र यानी पटना। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ये तो इजीली याद रह जाएगा, लेकिन कंफ्यूज कब होते हैं, जब हम गुप्त वंश देखेंगे वहाँ पे भी चंद्रगुप्त आएगा, तब आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मौर्य मतलब चंद्रगुप्त मौर्य याद रखिए। उन्हें महान शिक्षक और क्या, राजनीतिज्ञ। देखो अब ये भी क्वेश्चन आता है, अर्थशास्त्र किसने लिखा था, कौटिल्य ने। तो कौटिल्य को क्या क्या बोला जाता है, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी बोला जाता है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि कौटिल्य का अन्य नाम, तो अगर विष्णुगुप्त दिखे वो भी सही है और चाणक्य दिखे वो भी सही है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखते हैं थोड़ा डिटेल में। मौर्य वंश के संस्थापक थे। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हरा दिया था इन्होंने, और यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर्स को पराजित किया था। किसने किया था, यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, और उनकी पुत्री से विवाह किया। अंत में जैन धर्म अपनाया था। और एक क्वेश्चन बार बार आता है कि यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, इंडिका। इंडिका के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज, याद रखिएगा। हम मेहनत कर रहे हैं फ्रेंड्स आपके लिए, बस आप हमें सपोर्ट करिए। जो भी वीडियो है पूरी देखिए, क्योंकि एक बार आप देखेंगे तो मैं इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ, आपको एग्जाम तक याद रह जाएगा। चलिए अब देखेंगे बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके पुत्र का नाम था बिंदुसार। और एक बार एग्जाम में क्या आया था कि अमित्रोघात किसे कहा जाता है, तो बिंदुसार को ही कहते हैं, ठीक है। साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत तक किसने किया था, बिंदुसार ने। इनके दरबार में यूनानी दूत डायमेकस आया था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था, याद रखना है। अब देखेंगे अशोक, ये भी मौर्य वंश। अब देखिए यहाँ पे मौर्य वंश के ही हैं। तो अशोक जो है ना मौर्य वंश के महान शासक हैं, और इन्होंने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। हिंसा छोड़कर क्या, धर्म यानी धर्म की नीति अपनाई थी।
जनता के कल्याण हेतु इन्होंने कार्य भी किए थे। आप बराबर की गुफाएं इन्होंने ही बनवाई थी, ठीक है। और ये क्वेश्चन आता है कि कलिंग युद्ध अशोक ने कब किया था? 261 ईसा पूर्व। अब देखो, अशोक महाराज पराक्रमी थे, ठीक है, लेकिन एक समय के बाद उन्होंने जब युद्ध जीता, लेकिन लाखों लोगों की मृत्यु हुई। युद्ध देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। फिर उन्होंने क्या किया? धर्म के रास्ते पर चलना शुरू किया, बौद्ध धर्म को अपनाया, स्तूप एवं विहार बनवाए, शिलालेख बनवाए, गरीबों के लिए रहने के लिए घर बनवाए, ठीक है। ये जो बराबर की गुफाएं हैं किस लिए थी? लोगों के लिए ही थी। सारनाथ, अब देखिए अशोक के बनाया द्वारा कुछ प्रतीक है, जैसे सारनाथ का सिंह थी। अब भारत का राष्ट्रीय प्रतीक देखते हैं ना, अशोक चक्र, उसमें क्या है? सारनाथ का सिंह स्तंभ दिखता है आपको। यस, अशोक चक्र देखते हैं भारत के राष्ट्रीय ध्वज में, वो भी किसने बनवाया था? तो क्या है? अशोक के प्रतीक ही है वो। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट शॉर्ट में आप याद रख लीजिए। मतलब अभी तक हमने मौर्य वंश में जितना पढ़ाया, ये 10 पॉइंट आप याद रखिए, क्योंकि इसी 10 पॉइंट में से एग्जाम में देखने को मिलता है। आप कोई भी पेपर, अगर हम झूठ लगे तो आप कोई भी पेपर उठाकर देखिए, एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी? 322 ईसा पूर्व। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। उनके गुरु कौन थे? चाणक्य। चाणक्य का और नाम क्या है? विष्णुगुप्त और कौटिल्य। राजधानी पाटलिपुत्र। प्रसिद्ध शासक कौन है? अशोक। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? सारनाथ का सिंह स्तंभ। अंतिम शासक मौर्य वंश का कौन थे? बृहदत्त, याद रखना है। विदेशी यात्री मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। और प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र किसने लिखा है? कौटिल्य ने। अब हम देखेंगे लास्ट गुप्त वंश, ठीक है। तो गुप्त वंश जो है ना, प्राचीन भारत का एक महान और शक्तिशाली सम्राट था। गुप्त वंश को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स में कि भारत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो गुप्त वंश को। क्यों? क्योंकि इस काल में विज्ञान, गणित, साहित्य, कला और शिक्षा का बहुत विकास हुआ था, ठीक है। और लगभग 240 ईसा पूर्व, और राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। और ये श्रीगुप्त आपको याद है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इन्होंने ही की थी। श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। महाराज की उपाधि भी इन्होंने धारण की थी। ये भी क्वेश्चन आता है कि महाराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो श्रीगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी इन्होंने की थी। घटोत्कच श्रीगुप्त के, अब देखिए पहले हम लोग स्टोरी में पढ़े ही होते हैं सॉरी कि जो राजा होता है, उनकी मृत्यु या कोई घटना होने के बाद उसका पुत्र राज सिंहासन पर बैठता है। तो वैसे ही घटोत्कच जो है श्रीगुप्त के पुत्र हैं थे, और उन्होंने साम्राज्य को और मजबूत बनाया। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त वन आए। देखिए वहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य था, ये चंद्रगुप्त गुप्त वंश के हैं। और यहाँ पे चंद्रगुप्त वन है क्योंकि यहाँ पे 2 चंद्रगुप्त आएंगे। इनको क्या कहा जाता है? गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक। ये क्वेश्चन याद रखना है, जब वास्तविक शब्द आएगा तो आपको चंद्रगुप्त मन प्रथम ऐसा। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इन्होंने विवाह किया, और इन्होंने कौन सा उपाधि धारण किया? महाराजाधिराज की, ठीक है। और गुप्त संवत की शुरुआत की। अब हम देखेंगे समुद्रगुप्त। महान विजेता और योद्धा थे। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। हमने चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में देखा, उसमें क्या था? इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि हासिल की थी, ठीक है। अब चंद्रगुप्त द्वितीय में क्या खास है कि ये विक्रमादित्य नाम से प्रसिद्ध है। ये विक्रमादित्य नाम से प्रसिद्ध है, वो महाराजाधिराज के नाम से प्रसिद्ध है। और उज्जैन को दूसरी राजधानी इन्होंने बनाया था। इनके दरबार में 9 विद्वान थे, जिसमें से एक कालिदास भी थे। और कालिदास की जो रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, ये भी बहुत प्रसिद्ध है। एग्जाम में देखने को मिलता ही है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो कौन है? कालिदास। गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कुछ खास घटनाएं हुई थी, जैसे कि विज्ञान और गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट ने शून्य का सिद्धांत दिया था, और 12 मिहिरा ने क्या किया था? खगोल विज्ञान में योगदान दिया था। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने। स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल को। विक्रमादित्य
किसकी उपाधि है? चंद्रगुप्त द्वितीय की, याद रखिएगा। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था? विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय की। शून्य का सिद्धांत आर्यभट्ट ने दिया था। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, आप पूरा नहीं पढ़ेंगे, इतना याद रखेंगे तो भी आप एग्जाम में अगर इसमें से प्रश्न आता है तो आप क्रैक कर पाएंगे। चलिए अब हम 20 MCQ क्वेश्चन देखेंगे इससे रिलेटेड। इसका आंसर आपको देना है सही सही हमारे साथ साथ। चलिए, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार। अजातशत्रु किस वंश का संस्थापक था? हर्यक वंश का। कौन था? बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। ठीक है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? अजातशत्रु ने ही की थी। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। 6 मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। कंफ्यूज मत होइएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य थे। अर्थशास्त्र पुस्तक कितने लिखा था? कालिदास ने। देखिए जितने भी पेपर में आए हैं ना वही हम लाए हैं यहाँ पे। कलिंग युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म। गुप्त काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। विक्रमादित्य के नाम से कौन प्रसिद्ध है? चंद्रगुप्त द्वितीय। शून्य का सिद्धांत किसने दिया? आर्यभट्ट ने। मेघदूत के लेखक कौन है? समुद्रगुप्त। ठीक है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र। बौद्ध धर्म का प्रचार सबसे अधिक किसने किया था? अशोक ने। हर्यक वंश की राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्र, राजगृह। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। और 20 गुप्त काल में प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? तो आर्यभट्ट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के लेखक कौन है? मैंने आगे बताया है आपको। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ऐसे और एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स या MCQ के लिए हमारे ID को फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए।